प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। इस भाग में हम भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है निबंध पाठ के प्रश्नोत्तर की लिखित रूप में चर्चा करेंगे। आप में से कई छात्रों ने अनुरोध किया है कि वर्तमान सत्र में आने वाले गद्य खंड और काव्य खंड के पाठों का प्रश्नोत्तर एक एक भाग में प्रस्तुत किया जाए, जिससे आपको आसानी हो। तो आइए आज हम भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है निबंध पाठ के प्रश्नोत्तर का अध्ययन करें। सबसे पहले इस पाठ का सार संक्षेप में जान लें। भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है निबंध के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। यह निबंध दिसंबर सन 1884 ईस्वी में बलिया के ददरी मेले के अवसर पर आर्य देशोपकारिणी सभा में भाषण देने के लिए लिखा गया था। इसमें लेखक ने देशवासियों को कुरीतियों और अंधविश्वासों को त्याग कर अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करने, उद्योग धंधों को विकसित करने, नारी शिक्षा को बढ़ावा देने, सहयोग एवं एकता पर बल देने तथा सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर होने की प्रेरणा दी है। अब आइए प्रश्नोत्तर की शुरुआत करें। 5 पैराग्राफ आप में दिए गए हैं, जिन्हें क ख ग घ अंग में लिखा गया है। तो आइए सबसे पहले संकेत क हमारे हिंदुस्तानी से लेकर याद दिलावे तक। इसमें पहला प्रश्न 2 रूपों में पूछा जाता है। एक है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ऐसा आएगा तो आपको लिखना है प्रस्तुत विचार प्रधान एवं सारगर्भित गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के गद्य खंड के अंतर्गत भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है निबंध पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आधुनिक हिंदी गद्य के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ध्यान रखिएगा कि इस पाठ के शीर्षक में ही क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए आप इसे लगाएंगे और गद्य गरिमा शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि अब एक ही किताब चलते हैं सामान्य हिंदी, जिसमें गद्य खंड, काव्य खंड, संस्कृत खंड और कथा खंड, ये 4 भाग हैं। यदि प्रश्न ऐसे पूछा गया है उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए, तो आपको उत्तर केवल इतना लिखना है उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का नाम भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है एवं लेखक का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र है। दूसरा प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहां रेखांकित अंश है हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं। उत्तर में आप हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और तब लिखेंगे प्रस्तुत अंश में लेखक भारतेंदु जी ने भारतीयों की तुलना रेलगाड़ी की डिब्बों से की है। उनका विचार है कि जिस प्रकार रेलगाड़ी में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी आदि के पूर्ण सुविधा संपन्न डिब्बे लगे रहते हैं, किंतु बिना इंजन के गति नहीं कर पाते, उसी प्रकार भारतीय भी विद्वान हैं, शक्तिशाली हैं, कर्मठ हैं, परंतु बिना कुशल नेतृत्व के वे उन्नति नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा प्रश्न, लेखक ने हिंदुस्तानियों को किसके सदृश बताया है? उत्तर, लेखक ने हिंदुस्तानियों को रेलगाड़ी के डिब्बों के सदृश बताया है। चौथा प्रश्न, का चुप साध रहा बलवाना, इस कथन से लेखक का क्या आशय है? उत्तर, का चुप साध रहा बलवाना, इस कथन से लेखक का आशय भारतीयों को श्री हनुमान जी की तरह उनके बल और पौरुष का स्मरण कराना है। जैसे श्री हनुमान जी को स्मरण कराने पर वे बड़े से बड़े कार्य को क्षण भर में कर डालते थे, वैसे ही स्मरण कराने पर भारतीय भी उन्नत के शिखर पर पहुंच सकते हैं। पांचवा प्रश्न, लेखक ने हनुमान जी को किसका प्रतीक बताया है? उत्तर, लेखक ने हनुमान जी को बल अर्थात शक्ति का प्रतीक बताया है। दूसरा संकेत है ख, हम नहीं समझते से लेकर खोदते हैं, ये आपका अनुच्छेद है, पैराग्राफ है। तो पहले प्रश्न का उत्तर आप खंड क के अनुसार करते जाएंगे। दूसरा प्रश्न रेखांकित अंश की व्याख्या, और यहां रेखांकित अंश है उस समय हिंदू काठियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं। उत्तर, पहले हेडिंग आप डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या
और तब लिखेंगे, लेखक भारतेंदु जी भारतीयों के आलस्य की प्रवृत्ति से अत्यंत दुखी थे। अपना दुख प्रकट करते हुए वे कहते हैं कि जहां अन्य राष्ट्र उन्नति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं, वहीं भारतीय आलस्य में पड़कर काठियावाड़ी घोड़े की तरह आगे बढ़ने के बजाय अपने ही स्थान पर खड़े खड़े व्यर्थ में पैर पटक रहे हैं। तीसरा प्रश्न, लेखक के अनुसार प्रतिस्पर्धा में भारतवासियों की असफलता का क्या कारण है? उत्तर, लेखक के अनुसार प्रतिस्पर्धा में भारतवासियों की असफलता का कारण उनका आलस्य एवं अकर्मण्यता है। चौथा प्रश्न, प्राचीन काल में साधन के अभाव में भारतीयों ने किसकी खोज की? उत्तर, प्राचीन काल में साधन के अभाव में भारतीयों ने तारा ग्रहों की गति की खोज की, जो आज दूरबीन से देखने पर भी पूर्णतः सही सिद्ध हुई है। पांचवा प्रश्न, आधुनिक समय में अपनी उन्नति के लिए कौन प्रयासरत है? उत्तर, आधुनिक समय में अपनी उन्नति के लिए अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, तुर्की आदि देश के निवासी प्रयासरत हैं। ध्यान रखिएगा, पैराग्राफ में जिन देशों का नाम दिया गया है आपको उन्हीं का नाम लिखना है। संकेत ग, सब उन्नतियों से लेकर म्यूनिसिपालिटी है। पहला प्रश्न आप कर लेंगे। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या से आइए और यहां रेखांकित अंश है, सब उन्नतियों का मूल धर्म है, इससे सबसे पहले धर्म की ही उन्नति करनी उचित है। उत्तर, रेखांकित अंश की व्याख्या, लेखक भारतेंदु जी का विचार है कि भारतीय अपने सभी कार्य धर्मानुसार करना पसंद करते हैं, अतः धर्म की उन्नति से सभी प्रकार की उन्नति संभव है। यदि हमें अपने देश की सभी प्रकार से उन्नति करनी है तो सबसे पहले धर्म की ही उन्नति करना आवश्यक है। यहाँ धर्म का आशय उस आचरण से है जो समाज और राष्ट्र के लिए कल्याणकारी हो। तीसरा प्रश्न, लेखक ने सभी उन्नतियों का मूल किसे बताया है? उत्तर, लेखक ने सभी उन्नतियों का मूल धर्म को बताया है। चौथा, लेखक ने अंग्रेजों की उन्नति का क्या कारण बताया है? उत्तर, लेखक ने अंग्रेजों की उन्नति का कारण उनकी धर्मनीति और राजनीति के परस्पर मिले जुले स्वरूप को बताया है। पांचवा प्रश्न, यही त्योहार ही तुम्हारी म्यूनिसिपालिटी है, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, लेखक भारतेंदु जी ने त्योहारों की तुलना म्यूनिसिपालिटी अर्थात नगर पालिका या नगर महापालिका से की है। इसका आशय है कि जैसे नगर पालिका नगर की साफ सफाई की व्यवस्था कर उसे सुंदर बनाती है, उसी तरह त्योहार आने पर हम अपने घरों को साफ सुथरा कर कूड़ा कचरा बाहर निकाल देते हैं, घरों को सुंदर बनाते हैं। इस प्रकार त्योहार नगर पालिका की तरह हमारे जीवन में खुशियां भरते हैं। संकेत घ, ए शब्दों से लेकर मत घटाइए। यह अनुच्छेद पहला प्रश्न आप कर लेंगे। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या, यहाँ रेखांकित अंश थोड़ा सा बड़ा है। ये सब तो समाज धर्म हैं जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। दूसरी खराबी यह हुई है कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब न समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए। बस सभी तिथि व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए। उत्तर, रेखांकित अंश की व्याख्या, लेखक भारतेंदु जी कहते हैं कि पर्व, त्योहार, व्रत तथा रीति रिवाज आदि सामाजिक धर्म कहलाते हैं। हमारे पूर्वजों ने समाज के उत्थान के लिए इन्हें शुरू किया था, बंधन एवं अंधविश्वास के लिए नहीं। अतः समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार इनमें परिवर्तन किया जाना चाहिए। बुद्धिमान ऋषियों और मुनियों की परवर्ती संतानों ने अपने पूर्वजों के आशय को ठीक से नहीं समझा। इसी कारण सभी तिथियों को व्रत और सभी स्थानों को तीर्थ बना दिया। अतः धर्म के सही स्वरूप को समझकर उसे अपने आचरण में हमें उतारना चाहिए। तीसरा प्रश्न, सामाजिक धर्म किसे कहा गया है? उत्तर, विभिन्न पर्व, व्रत, त्योहार, रीति रिवाज आदि को सामाजिक धर्म कहा गया है। चौथा प्रश्न, लेखक किस बात को ग्रहण करने के लिए कहता है? उत्तर, लेखक देश, काल,
और परिस्थिति के अनुसार उपयोगी, अनुकूल और उचित बातों को ग्रहण करने के लिए कहता है। 5वां प्रश्न, प्रस्तुत पंक्तियों में किन सामाजिक कुरीतियों को दूर करने को कहा गया है? उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियों में बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कहा गया है। अगर पैराग्राफ देखेंगे तो वहां और भी चीजें आपको मिलेंगे, जैसे विधवा विवाह न करना, इसे दूर करें, विधवा विवाह करना इसे लेना है। जहाज से सफर न करना, इसे दूर करें, और जहाज से सफर करना इसे शुरू करना है। किंतु आप यहां एक केवल बाल विवाह की चर्चा कर देंगे, तब भी आपका उत्तर पूरा माना जाएगा। अंतिम संकेत है 5वां, हाय अफसोस से लेकर उन्नत करो तक। तो पहले प्रश्न का उत्तर आप करेंगे, दूसरे से आइए शुरू करें। रेखांकित अंश की व्याख्या, और यहां रेखांकित अंश है, हाय अफसोस तुम ऐसे हो गए कि अपने निज काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। भाइयों, नीच से चौंको, अपने देश की सब प्रकार से उन्नत करो। रेखांकित अंश की व्याख्या आप उत्तर में कैसे लिखेंगे? तो लेखक भारतीन जी भारतीयों के आलस्य और अकर्मण्यता से अत्यंत दुखी हैं। वे कहते हैं कि हम भारतीय इतने परावलंबी हो गए हैं, पराश्रित हो गए हैं कि अपने दैनिक उपयोग की वस्तुओं को भी स्वयं नहीं बना रहे हैं और विदेशी वस्तुओं पर निर्भर हो गए हैं। वे देशवासियों का आह्वान करते हुए कहते हैं कि आप सभी अज्ञानता की नींद से जाग जाएं और सब प्रकार से अपने देश की उन्नति में लग जाएं, जिससे हम फिर से आत्मनिर्भर हो सकें। तीसरा प्रश्न, लेखक ने किस बात पर अफसोस प्रकट किया है? उत्तर, लेखक ने इस बात पर अफसोस प्रकट किया है कि हम भारतीय इतने अकर्मण्य हो गए हैं कि अपने दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं का भी स्वयं निर्माण नहीं कर सकते या स्वयं निर्माण नहीं कर रहे हैं। चौथा प्रश्न, लेखक ने अपने देशवासियों को किसकी उन्नति पर बल दिया है? उत्तर, लेखक ने अपने देशवासियों को अज्ञानता और आलस्य त्याग कर अपनी भाषा और स्वदेशी वस्तुओं की उन्नति करने पर बल दिया है। पांचवा और अंतिम प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किसका भरोसा न करने को कहा है? उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने विदेशी वस्तुओं और विदेशी भाषा पर भरोसा न करने को कहा है। मुझे उम्मीद है कि आपने इस पाठ के प्रश्नोत्तर को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अगले भाग में एक नए पाठ और उसके प्रश्नोत्तर के साथ फिर उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।